हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। ये हमारा प्री सिक्योर का वीडियो सीरीज है। अभी तक हम लोग जो प्री सिक्योर कर रहे थे वो किसी दूसरे फॉर्मेट में कर रहे थे। पोस्ट दिवाली वी हैव डिसाइडेड कि इसको थोड़ा और इंगेजिंग बनाया जाए। जो आपकी प्री सिक्योर की क्लासेस तो नहीं बोलूँगा मैं, बट जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ आपको 9 और 10 के बीच में आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। वहां से आप इन सारे क्वेश्चंस को करना और बहुत सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, वी आर इन द मंथ ऑफ नवंबर। दिसंबर लास्ट वीक में वी विल हैव द नोटिफिकेशन। तो ये जो हमारे पास अभी 50 डेज हैं, ये जो नवंबर और दिसंबर मिला के हमारे पास 50 डेज हैं, इन 50 डेज में हमें अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना है। और जो भी प्रिपरेशन के डायनामिक्स हैं, जो भी डायमेंशंस हैं प्रिपरेशन के, उन सारे डायमेंशंस को कवर करना है। जैसे सबसे पहला आपका जो जनरल स्टडीज हो गया, जो जीएस का पेपर है, उसके आप रिविजन करना शुरू कर दो। जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, तो जो जीएस वाला पोर्शन है उसकी भी आप जो भी रिवीजन वगैरह है वो शुरू कर दो इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। जिस 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 प्रायोरिटी में जो सब्जेक्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना, जैसे पॉलिटी हो गई, असम हो गया, फिर हिस्ट्री हो गया, इन 2-3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आप लोग करना। और फिर आपका करंट अफेयर्स हो गया, राइट। दूसरा जो सब्जेक्ट आता है दैट इज योर सी सैट। सी सैट में जो 3 डायमेंशन है, मैथमेटिक्स है तुम्हारा, रीजनिंग है, और फिर तुम्हारी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव है। इन तीनों डायमेंशन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और तीसरा जो डायमेंशन है जीएस से निकल के आया, दैट इज योर करंट अफेयर्स वाला। तो करंट अफेयर्स के लिए हमारे क्लासरूम में तो एक्सक्लूसिव क्लासेस चलते हैं करंट अफेयर्स के। ऑलमोस्ट हर सैटरडे या फिर वीक में 2 दिन भी करंट अफेयर्स की क्लासेस चलता है, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंटेंट दैट इज रिलेवेंट फॉर एग्जाम। एक बात आपको प्रिपरेशन के लिए समझना होगा कि जो न्यूज है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। एग्जाम का एक सेट पैटर्न है। एग्जाम ने पिछले 10, 12, 15 सालों में एक टोन सेट करके रखा है, एक पूरा डिफाइंड, वेल डिफाइंड सिलेबस है। उन दोनों के बेसिस पे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो करंट अफेयर्स का जरूरी नहीं है कि जो भी आ रहा है वो सब कुछ करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का रिलेवेंट पोर्शन जो है वो क्लासरूम में आपके साथ कवर कराया जाएगा, ठीक है, डेली। पहला तरीका हो गया क्लासरूम में जो आपके साथ डिस्कस होता है। सेकेंड जो आपका है दैट इज योर प्रशांत सर जो डेली एडिटोरियल एनालिसिस लेके आते थे, एनालिसिस लेके जो आते थे वो वाला पार्ट। और तीसरा हमारा ये प्री सिक्योर वाला पार्ट, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स बेस्ड 5 एमसीक्यू करते थे। तो ये जो हम लोग 5 एमसीक्यू बेस्ड करेंगे, इसको हम लोग 9 AM के आसपास, 9:39 AM के आसपास वी विल डू द क्लासेस ऑफ प्री सिक्योर। अब ये जो 5 एमसीक्यू करना है, इसको करना कैसे? सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले आपने वो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, हर क्वेश्चन के बाद आपको कुछ लर्निंग आउटकम है, कुछ लर्निंग आउटकम है, उसको ध्यान देना है। और हर क्वेश्चन के बाद आपको एक्स्ट्रा मटेरियल रीड करना पड़ेगा रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे मान लो कि मैंने कोई टाइगर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन कराया, या मैंने कोई नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन कराया, और वो नेशनल पार्क मान लो कि राजस्थान में है, असम में है, या फिर एमपी में है। तो मैंने तो कराया केवल एक ही नेशनल पार्क या एक ही टाइगर रिजर्व। आप घर जाके क्या करना कि जिस स्टेट की बात हो रही है उसकी जो टाइगर रिजर्व्स हैं, जो नेशनल पार्क्स हैं, उसको एक बार ध्यान से देख लेना। सो एक फ्रॉम दिस नोट वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ आवर 5 MCQ। दिवाली बीत चुकी है, फेस्टिवल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब आपका पूरा का पूरा फोकस अपने एग्जाम के ऊपर होना चाहिए। एग्जाम बहुत पास है, नवंबर का 2 है ये। 50 दिन हार्डली बचे होंगे जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। उसके बाद 60 दिन और मिलेंगे, आप हार्डली प्रीलिम्स के एग्जाम को प्रिपेयर करोगे। सो दिस इज द प्री सिक्योर ऑफ द 1st ऑफ द नवंबर, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको सेंसस के बारे में, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंसस ऑफ इंडिया। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है सेंसस। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है आपसे, करेक्ट पूछ रहा है। तो जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको ध्यान से सुनना। द फर्स्ट नेशन वाइड नॉन सिंक्रोनस सेंसस, मतलब ये सिंक्रोनाइज नहीं था, सिस्टमेटिक नहीं था, was conducted in India in the year 1872 under लॉर्ड मायो।
कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे, केवल इस स्टेटमेंट में दो बातें जानना चाह रहा है कि पहली सेंसस कब हुई थी और वॉइसरॉय कौन था, बस इतना ही पूछ रहा है, इससे ज्यादा नहीं पूछ रहा है। दूसरा जो मिनिस्ट्री है उसके बारे में पूछ रहा है, जो लेजिस्लेटिव बैकअप है सेंसस का उसके बारे में पूछ रहा है। द सेंसस इज गवर्न्ड बाय द सेंसस एक्ट ऑफ 1948 and is managed by the Ministry of Statistics and Program Implementation। देखने में बड़ा ऑब्वियस से स्टेटमेंट लग रहा है, सेकंड वाला पार्ट खास करके, इट इज मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। स्टैट्स की बातें हैं, डेटा की बातें हैं, तो ये ऑब्वियसली यही होना चाहिए, बट ये गलत है बेटा। यहीं पे आपसे यूपीएससी या एपीएससी आपको यहीं पे फंसाती है। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And third statement is the first synchronized census was conducted in the year 1881, establishing the decennial cycle। decennial का मतलब क्या होता है? decennial का मतलब होता है हर 10 साल पे जो सेंसस होता है। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, उसके बाद कोविड-19 2019 में आ गया, उसके बाद गवर्नमेंट करा पाने में कैपेबल नहीं हुई। अभी बातें हो रही हैं कि सेंसस होगी होगी होगी, तो उसी के पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन आया आपसे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप लोग बताइएगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही था कि 1872 में पहला सेंसस होता है, बट ये सेंसस कोई बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड नहीं था। सेकंड वाला स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो पेरेंट मिनिस्ट्री है, दैट पेरेंट मिनिस्ट्री इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बट जो लेजिस्लेटिव बैकअप है उसका, जो लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड है, दैट इज सही दिया गया था सेंसस एक्ट ऑफ 1948 में। ये बात आप याद रखना है। थर्ड वाला स्टेटमेंट भी क्लियर था कि 1981 से पहली बार हर 10 साल में वो एक सिस्टम डेवलप हो गई सेंसस को कराने की। अब सेंसस जरूरी क्यों है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में आपको यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो गवर्नमेंट सेंसस नहीं करा पा रही है या सेंसस कराने में जो देरी हो रही है बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, चाहे वो कोविड हो चाहे वो कुछ भी हो, उसके क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट आ सकते हैं। देखो दुनिया भर में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो क्या करती हैं हर 10 साल पे, और कुछ कंट्री हर 5 साल पे डेटा इकट्ठा करने के लिए जो प्रोसेस करती हैं, दैट प्रोसेस इज द सेंसस प्रोसेस। अब सेंसस में होता ही सेंसस होना क्यों चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट को प्रोग्राम बनाना है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाना है। गवर्नमेंट प्रोग्राम पॉलिसीज कब बनाएगा? जब उसके पास डेटा तो होगा ना। डेटा ही नहीं होगा तो प्रोग्राम किसके लिए, पॉलिसीज फिर किसके लिए? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और ये यहाँ पे एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए दिया गया है सेंसस इन इंडिया के बारे में कि पॉपुलेशन का जो डेटा है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, तभी तो प्रोग्राम बनेगा, तभी पॉलिसीज बनेगा। सिटी सेंसस ढाका में हुआ था 1830 में, उसके बाद नेशन वाइड सेंसस 1882 में हुआ था लॉर्ड मायो टाइम में, और जो सिंक्रोनाइज सेंसस था जिसके बाद से हर 10 साल से अभी आपको सेंसस देखने को मिलता है, एक्सेप्ट दिस साल। सोच के देखो 1981 के बाद अभी इस साल गैप आने को, मतलब चीजें सामने आ रही हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द पेरेंट मिनिस्ट्री। लेजिस्लेटिव एक्ट मैंने आपको बता दिया कि सेंसस एक्ट ऑफ 1948, और जो सेंसस जो टॉपिक है 7th शेड्यूल में यूनियन सब्जेक्ट के अंदर आता है, तो सारा का सारा इस पे कंट्रोल किसका होगा? यूनियन गवर्नमेंट का होगा। किया कैसे जाता है वो हमने बताया है पहले। हाउसिंग की जो हाउस लिस्टिंग की जाती है, उसके बाद पॉपुलेशन की काउंटिंग वगैरह की जाती है, और जो भी डेटा होता है एज, स्टेटस, कास्ट वास्ट की भी बातें होती हैं। हालांकि कास्ट का डाटा गवर्नमेंट ने तो रिलीज नहीं किया, बट बहुत से स्टेट गवर्नमेंट खुद से कास्ट का सेंसस कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से बिहार था। सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, जिसमें से आपसे पूछ रहा है कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। सन टेम्पल वैसे भी यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा रहेगा। कोणार्क इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सन टेम्पल। उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है सही है कि गलत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, जब भी आप कोणार्क सन टेम्पल के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि इसको बिल्ड किसने किया था, तो पहला स्टेटमेंट इसी के बारे में है। दूसरा, जब भी कोई आप ऐसा हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनेस्को की लिस्ट में है या फिर नहीं है। तो यही 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखो कि द टेम्पल वाज बिल्ट इन 13th सेंचुरी बाय द किंग नरसिम्हा देव ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो नरसिम्हा देव वन थे, ठीक है, इनके नाम में भी तो आ देते हैं 1 2 3 4 ऐसे कर करके। तो जो नरसिम्हा देव वन थे वो उनकी पेरेंट डायनेस्टी कौन सी थी? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, उड़ीसा वगैरह के रीजन में जो रूल कर रही थी 13th सेंचुरी के आसपास, उस डायनेस्टी का नाम था ये। और फिर हमने कोणार्क टेम्पल को क्या किया, 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को का, उसके लिस्ट में भी हमने डाल दिया है। तो इसका दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये हमारा बहुत खूबसूरत सन कोणार्क टेम्पल है, ठीक है।
देख लो एक बार अच्छे से, बहुत प्यारी है, राइट। अब देखो इंडिया के मेंस में ये टॉपिक कहाँ इंपॉर्टेंट है, मेंस में टॉपिक कई बार आपसे पीरियड के आर्किटेक्चर पूछ देते हैं कि 13 सेंचुरीज के जो आर्किटेक्चर है उनके बारे में बताओ, वहां पे आपको ये लिख के आ जाना होगा। और सन कोणार्क टेम्पल है तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है वो ये है कि जो पहली लाइट ऑफ द सन पड़ती है, इसलिए इसको मतलब रिफ्लेक्ट करती है कि हमारी जो इंडियन नॉलेज है एस्ट्रोनॉमी की वो कितनी बेहतर हुआ करती थी आज के हजारों साल पहले। हजारों साल तो नहीं बट 100 साल पहले तो जरूर हुआ करती थी। ये हमारा सन टेम्पल है। और ये जो हमारा चक्र है ना, ये जो आपको चक्र दिख रहा है ना, इसकी फिलॉसफी बहुत अच्छी है। सर ने आपको आर्ट एंड कल्चर के क्लासेस में कवर कराया होगा कि ये जो टाइम वगैरह का, कर्म वगैरह को काल चक्र वगैरह, काल चक्र कहते हैं एक्चुअली इसको, तो काल चक्र वगैरह को दिखाती है। काल चक्र अपने आप में क्या क्या बताता है, प्रोग्रेस बताता है। मैं पॉलिटी में जब कभी फिलोसफिकल बातें करता हूँ तो मैं वो जो फ्लैग के अंदर चक्र है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी आपका रिफ्लेक्ट करता है, एट द सेम टाइम विस्डम रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो अभी रिसेंटली जो हमारा राष्ट्रपति भवन था वहां पे भी इसका एक रेप्लिका रखा गया, तो प्रोग्रेस वगैरह को डोनेट करता है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो एक स्कीम पे है, गवर्नमेंट की एक पुरानी स्कीम है, नई तो नहीं है पुरानी है, बट इसमें कुछ कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। पहला जो स्टेटमेंट है, स्कीम का नाम पहले देख लो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना आप सबने सुना होगा, बहुत पहले से चल रही है, ऐसा नहीं है कि आज कल या परसों लॉन्च हुआ, बहुत पहले से चल रही है। तो इसको लॉन्च किया गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दिस वाज लॉन्च्ड, अरे यार क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दिस वाज लॉन्च इन द ईयर 2015 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या ये क्वेश्चन सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, दोनों बात समझना होगा। टू सपोर्ट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रोवाइड क्रेडिट टू द स्मॉल इंटरप्राइजेस। जो एमएसएमई वाले लोग हैं, जो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2015 में एक स्कीम निकाला जिसका नाम क्या था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब यहाँ पे दो चीजें गलत हो सकती हैं। सबसे पहला, क्या ये ईयर सही दिया गया है, दूसरा क्या ये मिनिस्ट्री सही दी गई है क्या। तो यहाँ पे दो जगह कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं आपके। उसके बाद ये जो स्कीम थी ना, मुद्रा स्कीम, उसमें बहुत से कैटेगरीज बनाई गई थी। उसी में से एक कैटेगरी कह रहा है कि शिशु कैटेगरी जो है वो लोन ऑफर करती है अप टू 50,000, और जो तरुण कैटेगरी है वो ऑफर करती है 5 लाख से लेके 10 लाख तक। और जो तरुण प्लस कैटेगरी, ये रिसेंटली ऐड किया गया है। पहले 3 कैटेगरी हुआ करती थी, अब एक नया कैटेगरी ऐड कर दिया गया है जो 50 लाख के क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल कराएगा। किसके लिए, जो सक्सेसफुल स्मॉल स्केल बिजनेसेस है। अब ये उस स्कीम के बारे में हम लोगों ने, मतलब हमने क्या, क्वेश्चन ने पूरी की पूरी माइन्यूट डिटेल पढ़ ली है कि आपको केवल इससे पता नहीं चलेगा किस मिनिस्ट्री के है, आपको इससे पता नहीं चलेगा कितने सब कैटेगरी हैं, आपको सब कैटेगरी के बारे में सब कुछ जानना होगा। तो एक बार हम लोग ये जो स्कीम है उसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो जो हमारा ये मुद्रा स्कीम है, पूरा नाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। और जो पेरेंट मिनिस्ट्री थी, दैट पेरेंट मिनिस्ट्री इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और काम क्या था, जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस वगैरह उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना और फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना। अब इसमें बहुत से कैटेगरी थे, इसमें से जो पहला था कैटेगरी था शिशु कैटेगरी। दैट शिशु कैटेगरी इज लोन अप टू 50,000, बिल्कुल सही बात। सेकंड क्या था, तरुण जो था, दैट इज 5 लाख टू 10 लाख। ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो हमारे सही निकले, बट जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है तरुण प्लस, ये गड़बड़ हो गया है। ये कह रहा है कि ये लोन देगा 10 लाख टू 20 लाख के, 50 लाख की बातें फर्जी बताई गई हैं, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो इसका सही स्टेटमेंट ए हो जाएगा। अब पूरी की पूरी स्कीम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 8 अप्रैल 2015 को गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया और इसकी जो मैनेजमेंट दी गई, जो पेरेंट मिनिस्ट्री है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एम है फिनेंशियल इंक्लूजन, एम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम है क्रेडिट देना टू दोज स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जो कहाँ पे एंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, सर्विसेज में, या फिर अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। जो लोन की कैटेगरी थी, इसको हम लोगों ने क्या, मतलब गवर्नमेंट ने 3 पार्ट में पहले रखा था। पहले था शिशु,
फिर किशोर, फिर तरुण, और रिसेंटली तरुण प्लस आया है। शिशु का मतलब जो बहुत स्मॉल है अभी, तो उनको कितना पैसा देना है, 50,000 तक के पैसे उनको देने हैं। किशोर का मतलब थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो 50,000 से 5 लाख तक देंगे, ग्रोथ के फेज में देंगे। और जो तरुण है उसको हम लोग 5 लाख से लेकर 10 लाख तक दे सकते हैं। और जो तरुण प्लस आ गया है वो मैंने आपको बताया 10 से लेकर 20 तक देंगे, बट उनको देंगे जो सक्सेसफुल तरुण बोरोवर्स हैं। अब जो तरुण ने क्या किया, सक्सेसफुल हो गया, इसको और पैसे चाहिए, तो अब तरुण प्लस स्कीम क्या, तरुण प्लस कैटेगरी में उसको डाल के पैसा दे दिया जाएगा। रिसेंटली बात है, जुलाई 2024 में फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह ने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस की थी। सक्सेसफुल है, बट इस स्कीम में थोड़ा बहुत इश्यूज अभी भी हैं, राइट। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेंस में अगर आपसे जीएस पेपर 3 में पूछ लिया फाइनेंशियल इंक्लूजन में, या बहुत स्पेसिफिक होकर पूछ लिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो इश्यूज आ रही है उसको बताइए, तो आपको इसके बारे में अच्छा सा होमवर्क करना होगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी एक स्कीम के बारे में है, जो आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड होल्डर्स वगैरह के बारे में इनकरेक्ट पूछ रहा है। प्लीज ध्यान देना, यहीं पे गलती होती है, राइट। तो ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है। तो जो आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड है, इट वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द यूनियन बजट ऑफ 2024 एंड 5 to provide free health care access to senior citizen above 70 years of age। इंडिया में जो एल्डरली पॉपुलेशन है, दैट एल्डरली पॉपुलेशन की नंबर बढ़ रही है, राइट। इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, तो जब उनकी नंबर बढ़ रही है, जब ओल्ड एज पीपल जो 60-65 के लोग हैं, अगर उनकी नंबर बढ़ रही है, तो हमें केयर भी देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट उन्हीं सोशल सिक्योरिटी, उन्हीं हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए बहुत सी स्कीम लॉन्च करती है, और ये उनमें से एक स्कीम है। तो ऑल इंडियन सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर्स है and are older are eligible for this scheme regardless of their income and economic status। अच्छा स्टेटमेंट है, इसको देखेंगे। The coverage under the card include an annual health cover of 5 lakh per family for healthcare needs shared among multiple elderly individual in one household। मतलब क्या हुआ कि 5 लाख रुपए तक पर फैमिली हम क्या देंगे, एनुअल हेल्थ कवर देंगे। अब उसमें एक आदमी है तो भी घर में अगर दो अगर ओल्ड एज के लोग हैं तो उनको भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये बात आपको ध्यान देना था, ठीक है। अब स्टेटमेंट बड़े अच्छे हैं, स्टेटमेंट में पूछ रहा है आपसे ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। ये यूपीएससी ने 2022 में ये काम किया था कि आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए थे, तो आपको भी बड़े आराम से इस क्वेश्चन को देखना होगा। तो सबसे पहले जो ये स्कीम है आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड, इसको अनाउंस किया गया था इसी साल बजट में। एम क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सबको, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। फ्री मतलब पैसा नहीं लेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। किसको प्रोवाइड करेंगे, उन लोगों को जिनकी एज कितनी है, 70 ईयर्स है। बस ये बात आपको याद रखना होगा। स्कीम याद आ गया, अनाउंसमेंट याद आ गया, एज याद आ गया। अब जो सेकंड वाला स्टेटमेंट था वहां पे उसने 60 लिखा था, बट ये दिया किसको जा रहा है, वैसे इंडियन सिटीजन जिनकी एज 70 साल से ऊपर है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट एकदम सही है कि 5 लाख पर फैमिली दिया जाएगा। शेयर्ड भी हो सकता है, अगर उस फैमिली में दो ऐसे लोग हैं जिनकी एज 70 प्लस है, तो दोनों को मिला के 5 लाख ही दिया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट, चूंकि एज 60 है या नहीं है, 70 है, और बाकी के दो स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। अब इस स्कीम के बारे में हमने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। एक बात जो आपको याद रखनी है, जो आप एग्जाम में गलती करके आओगे, वो याद रखना कि यहाँ पे कोई भी इनकम और इकोनॉमिक स्टेटस की बात नहीं है, कोई भी तरह का एक्सक्लूजन की बातें नहीं है, ये सबके लिए अवेलेबल है। इसीलिए वर्ड क्या यूज हुआ, यूनिवर्सल वर्ड यूज हुआ। आयुष्मान भारत आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर के सेक्टर में। अब आपको पता होगा ना, देखो इंडिया में पॉवर्टी के दो रीजन है। एक तो सबसे पहला, अगर आपके घर बीमारी हो गई तो आप गए। दूसरा, अगर आपके घर लीगल कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो भी आप गए। इन दो चीजों को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट कई बार बहुत सी स्कीम्स निकालती है। तो हेल्थ को मैनेज करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय व्यय निकाला गया था आयुष्मान भारत वगैरह के अंदर। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से अपन देखेंगे। धीरे धीरे अपन ये सारे स्कीम जो न्यूज में आ रहे हैं एक एक करके इसको कवर करेंगे। आज हमने क्या कवर किया, वायु वंदना योजना
कार्ड को हमने कवर किया, इसको देख लेना बहुत अच्छे से। लास्ट हमारा एक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन रिगार्डिंग द बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, एमपी में आने वाला जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला बात, द टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन उमारिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। स्टेट तो सही है, डिस्ट्रिक्ट देखना पड़ेगा, राइट। दूसरा क्या है, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज नोन फॉर हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर इन इंडिया एंड ग्लोबली। सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, राइट। ये आपका बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व का थोड़ा बहुत फोटो वोटो है। तो थोड़ा सा बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो 2 रेंजेस के बीच में पड़ती है, एक तो विंध्या रेंज और दूसरी सतपुरा रेंज। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, उमारिया। स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश। टाइगर रिजर्व का इसको स्टेटस मिला था 1993 में, बट ये नेशनल पार्क 1968 से वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, राइट। अब इसका थोड़ा सा कल्चरल सिग्निफिकेंस भी आ जाता है। जो रामायण में लॉर्ड राम और लॉर्ड लक्ष्मण थे, उनके मूवमेंट वगैरह से भी इस फॉरेस्ट को एसोसिएट किया जाता है। एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है, इसकी हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे मिलती है, इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में मिलता है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि एलिफेंट वगैरह की डेथ हो गई थी। तो ये है आपका। अब आपके लिए जो जो होमवर्क है वो सारे होमवर्क मैं आपको दे दूं। देखो, जो लोग लास्ट तक इस पूरे के पूरे क्लास को करेंगे उनको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, बहुत सा होमवर्क भी मिल जाएगा। सबसे पहला होमवर्क क्या है, सबसे पहला होमवर्क जो एमपी के टाइगर रिजर्व्स हैं उनके लोकेशंस देख लेना आप, पहला ये। दूसरा, जो ओल्ड एज का हेल्थ केयर है, ओल्ड एज के लिए जो हेल्थ केयर का इकोसिस्टम है उसको मेंस के लिए पढ़ लेना। तीसरा, जो फाइनेंसिंग स्कीम्स हैं, जो आपने तरुण तरुण प्लस देखा, वो स्कीम्स के बारे में आप देख लेना। चौथा, कोणार्क टेम्पल के बारे में आप बहुत अच्छे से देख लेना। और पांचवा, ये हम लोग अपनी क्लास में भी कवर करेंगे, दैट इज द सेंसस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको अपन देखेंगे। देखो, सेंसस मजाक नहीं है, ठीक है। इसका लेट होना अपने आप में बहुत से गवर्नेंस के इश्यूज को हाईलाइट करता है, तो इसको अपन आज या कल इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, विथ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, विथ ऑल द इश्यूज जो आ रही हैं सामने उन सबको, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट ऑफ द नवंबर का करंट अफेयर डिस्कशन, जो दिवाली की छुट्टी की वजह से एक दिन बाद अपलोड हो रही होगी, बट हम इसको अब कंटिन्यू करेंगे 9 AM के बीच में। आपकी जो ये वीडियो है 9 AM to 10 AM के बीच में, दिस वीडियो विल बी अपलोडेड। सो थैंक यू, विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली। हालांकि खत्म हो चुकी है, बट फिर भी तुम्हारी दिवाली अभी आने वाली है, एग्जाम बहुत जल्दी आ रहा है। सो प्लीज स्टे फोकस, प्लीज स्टे अलर्ट, बहुत सा रिविजन करो, बहुत सा पढ़ाई करो। अपन मिलते हैं कल विथ 2 नवंबर के प्री सिक्योर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।